स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। 2024 कौन जीतेगा, देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो जहां आप हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ देखते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में 252 दिनों का वक्त रह गया है और आज इस मेगा पॉलिटिकल शो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि क्या पवार को सब पहले से मालूम था और बीजेपी की टीम 24 क्या है। और अब बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, सीबीआई दायर कर चुकी है। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले रेलवे में नौकरी का आरोप है। साल 2009 से सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की और इस मामले को लेकर कई बार लालू परिवार से पूछताछ भी हो चुकी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर कि तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की गई है और 12 जुलाई वो तारीख होगी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर, पहले ही लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुके हैं। सीबीआई ये कार्रवाई पहले पूरी कर चुकी है और अब तेजस्वी यादव को लेकर यह बड़ी खबर, सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला है ये और इस पूरे मामले में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का आरोप है, जिसे लेकर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लालू यादव के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले रेलवे में नौकरी का आरोप और साल 2009 से सीबीआई के पास है ये मामला। सीबीआई इसमें जांच कर रही है लगातार और इसको लेकर कई बार लालू परिवार पूछताछ के घेरे में आ चुका है। सीबीआई के अधिकारियों के सामने लालू परिवार से सवाल जवाब हो चुके हैं, लेकिन अब 12 जुलाई इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रकाश जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि 12 जुलाई को सुनवाई और नई चार्जशीट दायर की गई है सीबीआई की तरफ से। देखिए, ये जो चार्जशीट है इसकी आशंका तेजस्वी यादव खुद बहुत दिनों से जता रहे थे और उनका कहना था कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ में चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन ये बात सबको पता है कि कोई भी एफआईआर होती है तो उसके बाद चार्जशीट दाखिल करना होता है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि चार्जशीट दाखिल करते समय में क्या क्या कहा गया है, किन कानूनी और किन प्रावधानों के तहत इसमें जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं, किसके तहत में किया गया है, जो एफआईआर दर्ज होता है उसके मुताबिक उनके पास क्या सबूत मिले हैं और किस आधार पर इस एक मुकदमे को आगे ले जाना है, ये फिर कोर्ट में तय होगा। लेकिन ये तय है कि इससे सियासी भूचाल जो है वो आना जरूर है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव बनेगा कि क्या वो अपने मंत्रिमंडल में एक चार्जशीटेड को रखेंगे जिनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम जो है वो किया जा चुका है। तो अगली सुनवाई में क्या होता है उसके पहले तेजस्वी यादव देश में नहीं है, वो विदेश में है और 8 तारीख को उनका वापस आने की सूचना है। तो उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, कैसे वो देखते हैं। और जो वकील हैं वो अब देखेंगे कि इसमें कैसे आगे बढ़ना है। तो एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रीन, ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर इस मामले में अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं लालू परिवार की, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर ये नई चार्जशीट दाखिल की गई है 12 जुलाई, जो कि महत्वपूर्ण तारीख रहेगी इस मामले से जुड़ी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूटने वाली है? महाराष्ट्र में सत्ता के खेल के बाद बिहार में इसकी चर्चा काफी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता दावे पर दावे करते जा रहे हैं लगातार। हालांकि जेडीयू टूट की आशंका से फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक जेडीयू के अंदर सब ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त तीनों बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी हैं और जेडीयू विरोधी पार्टियों के दावों के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। दावा है कि नीतीश की पार्टी टूटने वाली है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है,
कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा। बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं। ये बात मुझे लगता है इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। काफ़ी आप में से भी कईयों के नाम आप भी शायद जान रहे होंगे जो डायरेक्ट मेरे संपर्क में हैं, जो मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ दावा सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अपनी अपनी राह तलाश रहा है, बाकी राजनीतिक दलों से भी। आज की तारीख में हकीकत है जनता दल यूनाइटेड का बिहार में कम से कम कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी एलजेपी का दावा है कि नीतीश के विधायक उनके संपर्क में, तो जीतन राम मांझी के बेटे का दावा तेजस्वी ही नीतीश की पार्टी को तोड़कर सीएम बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कांग्रेस के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार। तो एक खेला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है कि जदयू को तोड़ो। बहुत ज़्यादा तो संख्या की जरूरत नहीं, 5-6 विधायकों की जरूरत है उनको। 5-6 विधायक तोड़ लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव जी। तो ये कहीं अंदेशा नीतीश कुमार जी को हो गया। इस डर से नीतीश कुमार जी इस तरह का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जितने विधायक हैं उनको रोकने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो खेला हो जाना है, इसको कोई नहीं रोकेगा। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं। पार्टी में टूट के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक, टूट के लिए 13 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जेडीयू का विलय आरजेडी में करा देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार विधायकों का नब्ज टटोलने के लिए 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात क्षेत्र के विकास के लिए हुई थी। राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा और विपक्ष के सवालों को लेकर हमने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से संपर्क किया। फिलहाल ललन सिंह तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर रहे हैं। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे जुलाई और अगस्त का महीना बिहार में पाला बदलने के लिए जाना जाता रहा है। बीजेपी दावा कर रही है नीतीश पर बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंपने का दबाव है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार की ओर से नीतीश को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मंत्रणा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक नीतीश कुमार लालू परिवार के दबाव से परेशान बताए जा रहे हैं। बड़े भाई का पूरा दबाव है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा बेटा को जनादेश नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीने के लिए ही सही हम मुख्यमंत्री बना दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस घबराहट में अपने विधायकों सांसदों से राय विचार कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात पहले भी सामने आई, तब उपेंद्र कुशवाहा ने इसी नाम पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। अब एक बार फिर से विलय और टूट की चर्चा है। ऐसे सियासी माहौल में अब जरा भविष्य के सियासी समीकरण को समझ लीजिए। अगर बिहार में वाकई में जेडीयू और कांग्रेस में टूट होती है तो फिर सत्ता का गणित क्या होगा? जेडीयू को तोड़ने के लिए 30 विधायक, कांग्रेस को तोड़ने के लिए 13 विधायक, बीजेपी के 78 और हम के 4 विधायकों के हाथ मिलाते ही फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है। फिलहाल अभी सिर्फ ये बातें चर्चा के स्टेज पर हैं। कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहा। जो बयानबाजी हो रही है उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू के विधायक जीत गए थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि पूरी पार्टी उस वक्त उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का जैसे ही वक्त आया है, उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई बातें हो रही हैं। ऐसे में ये चर्चा तो लाजमी है। राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक के नेताओं के नाम इस वक्त चर्चा में है। आज प्रगति मैदान में मोदी मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और माना यह जा रहा है कि इसके बाद बदलाव शुरू होगा। मोदी की टीम 24 में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, उस पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, हरसिमरत कौर। ये वो 3 बड़े नाम हैं जिनके केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा होने लगी है। प्रफुल्ल पटेल की रविवार को ही एनडीए में एंट्री हुई, जबकि चिराग पासवान और हरसिमरत कौर अभी औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है। रविवार को महाराष्ट्र का सत्ता समीकरण बदल गया। एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए और उनके कैंप में एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें प्रफुल्ल पटेल के साथ शिंदे कैंप के भी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछले साल ही शिवसेना 2 गुटों में बटी थी और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी। फिलहाल शिंदे की शिवसेना से केंद्र में कोई भी मंत्री नहीं। उम्मीद है साल भर का सूखा खत्म हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक प्रताप राव जाधव या भावना गवली में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे कई और नाम भी चर्चा में हैं। शिवसेना और एनसीपी कोटे के सांसद को अगर मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो फिर लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की स्थिति राज्य में मजबूत होगी। चर्चा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस सिंह सहयोगी दल से मंत्री हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान का भी एनडीए में आना करीब करीब तय माना जा रहा है। ऐसे में लॉटरी किसकी लगेगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा लंबे समय से हो रही है कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना जा रहा है कि चिराग केंद्र में मंत्री बनेंगे। वैसे ख्वाहिश तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक की भी होगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और पासवान बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब बिहार का समीकरण बदला हुआ है। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ हैं। पंजाब में भी बीजेपी को मजबूत सहयोगी की तलाश है और माना जा रहा है कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है। पंजाब की सियासत में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे में खबर ये उड़ी हुई है कि हरसिमरत कौर की मोदी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। किसान आंदोलन के दौरान हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और पार्टी एनडीए से अलग हो गई थी। बाद में पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल की बुरी तरीके से हार हुई। 2024 से पहले इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनमें शामिल है। 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। बाद में मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ से बीजेपी की सरकार बनी। मोदी मंत्रिमंडल में यदि फेरबदल होता है तो इस साल जिन राज्यों में चुनाव है वहां का प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा कोटा हो सकता है, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अब नए चेहरों पर सबकी निगाहें हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल का असर यूपी की सियासत पर भी दिख सकता है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। चर्चा है यहाँ से भी कुछ चेहरों की अदला बदली हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ संगठन में भी बदलाव होने वाला है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं, लेकिन होता है क्या, इंतजार करना होगा। फिलहाल बैठक चल रही है और जहां बैठक हो रही है वहां से मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक ये बैठक और चलेगी? अभी देखिए, बैठक अभी जारी है और ये माना जा रहा है कि बैठक करीब 8:30 और 9 बजे तक चलने वाली है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के जो साथी वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्य वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर भी कर सकते हैं।
इस दौरान 4 बड़े मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन रखे गए हैं। तो ये लंबी बैठक चलने वाली, क्योंकि 2 सेक्शंस में ये बैठक है। पहले सेक्शन में जो चार बड़े मंत्रालय हैं उनके प्रेजेंटेशन होंगे और दूसरे सेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। तो ये लंबी बैठक चलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सुझाव देंगे, मंत्रियों को सुझाव देंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। तो ये दरअसल इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे आमतौर पर ऐसे मंत्रिपरिषद की बैठक हमेशा होती रही है, लेकिन उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। इस बार इस बैठक की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कभी भी मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, कुछ इनमें से पुराने चेहरों को संगठन में या दूसरे कामों में लगाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हर नेता का उपयोग करती है। बिल्कुल, और इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण है। इंतजार रहेगा कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है, आखिर बैठक में क्या हुआ, कौन से मंत्रालय जो हैं, किनकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई। नजर आप रखिएगा, आपके पास फिर से लौटेंगे नीरज, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद से महाराष्ट्र की सत्ता का जो समीकरण है वो बदल सा गया है। लेकिन सवाल यहां ये पूछे जा रहे हैं कि क्या भतीजे ने जो कुछ किया उसके बारे में चाचा को सब कुछ पता था? पक्के तौर पर कोई भी जानकार हां या ना कहने की हालत में नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि चाचा को तो सब मालूम था। रविवार को भतीजे अजीत पवार ने पाला बदला तो सोमवार को चाचा शरद पवार शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए। तस्वीरें सातारा की हैं। बगावत के बाद अपने पहले दौरे के लिए शरद पवार यहां पहुंचे हैं। दावा ये कि पार्टी उनके साथ है, लेकिन सियासी गलियारों में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि क्या शरद पवार को इस पूरे एपिसोड के बारे में पहले से मालूम था? फिलहाल कैमरे पर शरद पवार के करीबी जितेंद्र आभाड़ इससे इनकार करते हैं। पवार साहब को कुछ मालूम नहीं था। पवार साहब को सभी ने बताया था, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे, और साहब ने हमको ये बताया था कि नहीं जितेंद्र, वो नहीं करने वाले, वो मुझे बोल के गए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इतिहास इसकी गवाही देता है। अजीत पवार साल 2019 में भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। हालांकि 4 दिन बाद ही अजीत पवार चाचा के कैंप में लौट आए थे और पिछले दिनों ये बात खुद शरद पवार कबूल कर चुके हैं कि 2019 में बीजेपी से बात हुई थी। इसीलिए इस बात पर सियासी जानकारों को भरोसा नहीं हो रहा है कि शरद पवार को कल से पूरे घटनाक्रम के बारे में पता नहीं था। अब इस चीज पर उनके मर्जी से ही हुआ है या उनके मर्जी के बिना हुआ है, ये 1-2 दिन के अंदर बोलना मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा उनके मर्जी से नहीं हुआ है या उनके मर्जी से हुआ है। शरद पवार सत्ता के माहिर खिलाड़ी हैं। राजनीति के पर्दे से गायब होते होते वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं। पिछले महीने उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो लगा कि भतीजे अजीत पवार को वारिस बनाएंगे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाया बेटी सुप्रिया सुले को। कहा जा रहा है कि अजीत पवार इससे खुश नहीं थे और उन्होंने अपने गुट के साथ बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया। हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो, लेकिन इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि भतीजे की बगावत की जानकारी चाचा को ना हो। इसकी एक अहम वजह ये तस्वीर है। इसमें अजीत पवार के एक तरफ छगन भुजबल बैठे हैं तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों वो नेता हैं जो शरद पवार के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल को बेटी सुप्रिया के साथ शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और छगन भुजबल को शरद पवार का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन ये दोनों अजीत पवार के साथ हैं। ये महज संयोग है या फिर सियासत की सोची समझी लिखी गई स्क्रिप्ट? पर्दा वक्त के साथ उठेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदराव पवार आपण विसरला का? फिलहाल न तो शरद पवार का कैंप अजीत पवार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर रहा है, न अजीत पवार का खेमा शरद पवार पर निशाना साध रहा है। हाँ, कहीं कहीं पोस्टर्स में कालिक पोती गई है तो कहीं से बागियों के फोटो हटा दिए गए हैं। फिलहाल शरद पवार कैंप ने भतीजे अजीत पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को 5 जुलाई तक का वक्त दिया है। शरद पवार कैंप का दावा है कि अजीत के साथ सिर्फ शपथ लेने वाले विधायक हैं, बाकी उनके साथ हैं। बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, जहां पर चाचा और भतीजे में सीट को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। चिराग पासवान ने उस हाजीपुर सीट पर दावा ठोक दिया है, जहां से अभी केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। फिलहाल चिराग एनडीए में शामिल होने की कतार में है, जबकि पशुपति पारस एनडीए में मौजूद है। इतना जरूर मैं दावे से कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रही है। मैं चाहता हूं उनके सिद्धांत, उनके विचार न सिर्फ प्रदेश भर में, न सिर्फ देश भर, बल्कि दुनिया भर में जाने जाएं,
जिस सोच के साथ वो अपने प्रदेश, अपने देश को आगे लेकर हर किसी को साथ मिलाकर चलने की सोच रखते थे, मैं चाहता हूं कि उनकी वो सोच, उनके वो सिद्धांत घर घर तक पहुंचे। यानी आने वाले दिनों में एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर भी विवाद हो सकता है, इस पर नजर हमारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में चुनाव के लिए 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में आपको बता दें कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हो रहे हैं। नामांकन के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए थे। सीआरपीएफ की 485 अतिरिक्त टुकड़ियों को यहां तैनात किया गया। तो बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश जो दिए गए थे, वो तैनाती अब शुरू भी हो गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।